देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये हम लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस है कि किसी भी चीज़ से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अब अगर कोई ऐसा सामान है, सपोज ये पेन, अगर ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे रहा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आगे से निकलेगा नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का करेगा क्या? वो सबको हीट में कन्वर्ट कर देगा। एनर्जी है ना कहीं तो काम में आना ही पड़ेगा। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट तो होता ही है ना, तो वो सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडक्टर में ही होता है? नहीं, कंडक्टर में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी को पार कर ही दे रहा है। इंसुलेटर में सारा हो जाता है। ये एक मटेरियल है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है। तो यहाँ जो येलो वाला पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, जब वो आगे नहीं बढ़ेगा तो बदले में वो कहाँ जाएगा? तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कोई अच्छा कंडक्टर होता, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते जा रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा देर के बाद वो गर्म होगा, 4-5 घंटा के बाद या कितना भी, क्योंकि थोड़ा सा हीट वो प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट को हम H से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं दीदी? करंट बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले करंट के ऊपर होता है आई स्क्वायर। आई करंट का स्क्वायर पावर पे हीट डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो आर पे, और ज्यादा देर के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो टाइम पे। सबके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए सब कुछ न्यूमरेटर में ही है। इनवर्स होता तब नीचे जाता, लेकिन इनवर्सली है नहीं। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। रेजिस्टेंस की जगह एरिया बढ़ा देते तो? एरिया अगर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस कम जाता, पर रेजिस्टेंस को हटा के एरिया लगा देते तो? ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि एरिया के ऊपर क्या फैक्टर डिपेंड हो रहा है? रेजिस्टेंस हो रहा है। तो फॉर्मूला में तो डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस ही लिखेंगे। अगर एरिया भी चेंज कर रहे हैं तो हमको रेजिस्टेंस का ही चेंज निकालना होगा, फिर हम हीट निकालेंगे। हम यहाँ का फॉर्मूला में नहीं लगा सकते एरिया। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ स्टेटमेंट लिखा है कि हीट प्रोड्यूस्ड इज इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये लिखना है। फिर हम लोगों को I का अलग अलग फॉर्मूला पता है। जैसे I के बदले हम लिख सकते हैं V/R ओम्स लॉ से, तो यहाँ स्क्वायर लगाना होगा, फिर RT। तो ये H इक्वल्स टू V स्क्वायर होगा। एक R नीचे के साथ कट जाएगा ना, तो नीचे में R बचेगा और T। ये एक दूसरा फॉर्मूला बन गया, है ना। तो हीट का ये 2 फॉर्मूला आया। दूसरा एक और होता है P इक्वल्स टू VI। सबका अलग अलग यूज है क्या? हाँ, यूज हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये होता है पावर। तो पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। दीदी V तो कांस्टेंट है ना? नहीं, कांस्टेंट क्यों है? पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो ही सकता है। तो एक और फॉर्मूला होता है, हीट होता है पावर इंटू टाइम, मतलब H इक्वल्स टू P इंटू टी। तो P के बदले हम क्या, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। P के बदले हम क्या लिख सकते हैं? VI। तो VIT भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो हीट निकालने का ये सारा फॉर्मूलाज है, लेकिन मेन फॉर्मूला ये है क्योंकि ये जूल्स लॉ से आया है। तो हीटिंग इफेक्ट उसी को बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है, थोड़ा या ज्यादा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना है, कितना करंट है, उन सब चीजों पे। तो ये चीज कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं बुरा भी है। ये हम लोग पहले के क्लास 7-8 में पढ़ चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, कभी कभी कोई गैजेट खराब हो जाता है, जैसे मोबाइल फट जाता है ना। चार्ज करते करते बहुत सारा मोबाइल बर्स्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इस वजह से।
तो अप्लायंस डैमेज होता है हीटिंग इफेक्ट से, एक वो प्रॉब्लम। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग वेस्टेड। फिर कभी कभी ऊपर का रबर वगैरह जल जाता है, तो इंसुलेशन खराब हो जाता है, वायर ये सब का। लेकिन कहीं कहीं पर फायदेमंद भी है, जैसे टोस्टर, गीजर, ये सब तो इसी लॉजिक पे काम कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर में क्या होता है, सपोज ये प्लेट है, यहाँ से वायर घुसा हुआ है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो ये एक रेजिस्टर है, ये करंट को पास नहीं होने दे रहा, तो बदले में सारा करंट हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से ऊपर में जो ब्रेड रखा हुआ है वो गर्म हो जा रहा है। गीजर में भी 2 रॉड है, वो रॉड यहाँ से करंट जा रहा है, वो उसको सबको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसकी वजह से जो आसपास पानी है वो गर्म हो जा रहा है। जैसे एसी तो हीट होता ही होगा। हाँ, क्योंकि मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो इसीलिए वो एसी का पीछे का डब्बा है, तो वो गर्म हो जाएगा। कोई भी मशीन हो सब गर्म होगा। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोड्स नहीं है, बस रॉड है। इलेक्ट्रोड्स तो उसमें आएगा, इस तरह का सेल में आता है, इलेक्ट्रिक सेटअप में आता है, इसमें नहीं। दीदी फ्रिज में जैसे पीछे से या साइड से वो सब इसीलिए गर्म हो रहा है क्योंकि सब इलेक्ट्रिसिटी इतनी देर के लिए कंज्यूम कर रहा है, तो वो सब पड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिजाइन किया हुआ उतना हीट टॉलरेट करने के लिए। हो गया तुम्हारा? ठीक है, इसी वजह से। तो ये था हीटिंग इफेक्ट। कहीं कहीं पर इसका प्रैक्टिकल यूज भी है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो फ्यूज होता है ना, वो भी इसी के बेसिस पे काम करता है। फ्यूज जिसे इस तरह का रहता है, यहाँ पर एक मोटा वायर है, इस तरह से ऑलमोस्ट है फ्यूज, वो सर्किट में घुसाया हुआ रहता है। सपोज ये फ्यूज का रेटिंग है 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर का करंट अगर जाएगा या उससे ज्यादा तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। तो फिर पूरा रूम में लगा हुआ है, तो रूम में पूरा इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा। ये अच्छा चीज है, क्यों? क्योंकि 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट जाएगा अगर, तो मेरा गैजेट्स वगैरह खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाने से। तो गैजेट खराब हो उसके पहले ही रूम का फ्यूज उड़ जाता है, तो गैजेट खराब होने से बच जाता है। कैसे होता है? ये जो वायर है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा हीट जाने से ही वो वायर गर्म होकर ब्रेक हो जाता है। फ्यूज का क्या सिंबल है? तो देखना पड़ेगा। इस तरह से वायर ब्रेक हो गया तो फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। तो फ्यूज भी किसके ऊपर काम कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो थोड़ी देर में मेल्ट हो जा रहा है। फ्यूज का अलग अलग रेटिंग होता है। अब हम चाहते हैं मेरा काम ही ज्यादा एम्पियर का है, तो हम 5 एम्पियर का थोड़ी ना लगाएंगे, तो बार बार फ्यूज थोड़ी चेंज करेंगे। मेरा जितना करंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हर जगह फ्यूज लगता है। एक बार चेंज कर लो, 5-10 रुपये में फ्यूज आता है। कभी कभी मतलब किसी और रीजन की वजह से भी, जैसे लाइटनिंग वगैरह में भी फ्यूज उड़ जाता है। तो लाइटनिंग वगैरह में तो हीट तो क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इस वजह से। तो ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर हम ऑलरेडी बताए, P = VI होता है, उसका भी अब हम अलग अलग कर सकते हैं। P = VI है, सबका एक एक बेसिक इक्वेशन है, बाकी सब ओम्स लॉ से ही आ रहा है। यहाँ पर यहाँ V के बदले हम क्या लिख सकते हैं? IR नहीं चाहिए, बुक इधर देखो। P = VI है, V के बदले हम IR लगा दिए, और एक बाहर में I है, तो P का क्या बन गया? I²R, है ना। उसी तरह से अगर हम I के बदले लिख देंगे V/R, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P = V²/R। तो ये एक अलग फॉर्मूला बन गया। फिर हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, अच्छा, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, और हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, जो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट है, वर्क का भी ऐसा यूनिट है। ये वाला हम लोग पहले भी पढ़े हैं। P = W/T। 1 watt = 1 volt into 1 ampere, मतलब P = VI है, तो अगर यहाँ पर 1 वॉट लाना होगा
तो ये दोनों का नंबर को भी 1 होना पड़ेगा, तभी 1 × 1 1 आएगा ना। तो V के बदले हम लिख रहे हैं 1 वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर, तो उसके बदले हम लिख रहे हैं 1 एम्पियर। वोल्ट का कुछ नहीं होता है। वॉट पावर का, दीदी वोल्ट से होता है दीदी, वोल्ट का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ही तो वोल्ट है ना। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं ऐसा ही नहीं, दूसरा वोल्ट है। वोल्ट का वोल्ट ही है। अरे वो वोल्ट नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको रीड करते हैं। जैसे इसको करंट रीड करते हैं ना, उसको पोटेंशियल डिफरेंस रीड करते हैं। दीदी तो 1 वोल्ट इंटू 1 दीदी एम्पियर। वोल्ट किस चीज में काम आता है? पावर, कितना पावर हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं, देखो कैसे काम आ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, मतलब पावर हम कितने देर के लिए ले रहे हैं। तो जनरली घर सब में तो एक एक महीना में वो लोग रीडिंग लेता है, एक एक दिन में 24 घंटा पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, तो कितना करंट यूज हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को खाली वॉट से नहीं होगा, मतलब खाली जूल से नहीं काम चलता, क्योंकि फिर बहुत बड़ा बड़ा मीटर में रीडिंग आता। तो हम लोग बड़ा यूनिट करते हैं, पावर का वॉट नहीं लेते, हम लोग लेते हैं किलो वॉट, और टाइम के बदले लेते हैं आवर। ठीक है, नहीं तो एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है ना, किलो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, kWh। और एनर्जी का यूनिट तो जूल भी है, तो जूल के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो 1 kWh इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1 किलो मतलब 1000 वॉट इंटू 1 आवर। 1 किलो जूल, 1 जूल का क्या यूनिट रिलेशन है किलोवाट आवर के साथ। तो 1 kWh मतलब किलोवाट है तो 1000 वॉट, और 1 आवर। फिर यहाँ पर आवर को हम सेकंड्स में करेंगे तो 60 × 60 होगा, 60 × 60 सेकंड्स। तो ये हो गया 36 36 और 1 2 3 4 5 zeros। ठीक है, और यूनिट बन गया वॉट सेकंड। इस इतना बड़ा नंबर को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶। 6 होगा, 5 है ना, लेकिन हम एक डेसिमल लाए हैं ना, 36 नहीं लिखे, हम 3.6 लिखे हैं। डेसिमल कहाँ से लाए? हम ले आए, उसको हम लिख सकते हैं 36 × 10⁵। लेकिन हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है कि जो ये होल नंबर होता है ये 9 से लेस होना चाहिए। तो हम इसको 3.6 लिखे, तो हम ऊपर में एक डेसिमल इसलिए बढ़ा दिए। और वॉट सेकंड का मतलब है जूल। तो 1 kWh इक्वल्स टू दिस मेनी जूल। ठीक है, सोचो कितना सारा जीरोस है, अगर मीटर में इतना सारा जीरोस रहेगा तो कितना प्रॉब्लम होगा। किलो जूल भी लिख सकते हैं क्या? किलो जूल लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे। किलो जूल लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो तुम लोगों का क्वेश्चन आता है डिराइव द एसआई यूनिट बिटवीन 1 किलोवाट, डिराइव द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल। तो ये लिखेंगे व्हाट इज 1 वॉट ऑफ पावर, तो यहां से लिखेंगे, और पावर का फॉर्मूला और सम्स आएगा तो ये होगा। समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी।